नमस्ते, मैं डैन हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप एस्ट्रा थीम का इस्तेमाल करके एक शानदार वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। एस्ट्रा एक बेहतरीन वर्डप्रेस थीम है क्योंकि यह तेज लोड होती है, बिना बदलाव के भी शानदार दिखती है और आपको अपनी साइट के डिजाइन पर पूरा नियंत्रण देती है बिना कोडिंग के। ये उन शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है जो एक खूबसूरत और तेज साइट चाहते हैं और ये इतनी पावरफुल है कि आपके साथ बढ़ सकती है। हम एलिमेंटोर का भी इस्तेमाल करेंगे जो वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। यह एस्ट्रा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और आपकी साइट को डिजाइन करना बेहद आसान बना देता है। मैं आपको डोमेन नाम चुनने से लेकर अपनी पूरी तरह से कस्टमाइज की गई साइट लॉन्च करने तक सब कुछ कवर करूंगा और इस ट्यूटोरियल में हम जो भी इस्तेमाल करेंगे उसमें एस्ट्रा भी शामिल है। सब कुछ फ्री है, सिर्फ हमारी वेबसाइट होस्टिंग को छोड़कर। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ $2 प्रति माह से शुरू होने वाला शानदार होस्टिंग डील कैसे पाएं। होस्टिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करने के लिए सर्वर पर जगह किराए पर लेना। वह सर्वर 24/7 चलता है जिससे आपकी वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। हम अपनी होस्टिंग ब्लू होस्ट का उपयोग करके सेटअप करेंगे। यह उन कुछ प्रदाताओं में से एक है जिसे वर्डप्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से अनुशंसित किया गया है। वे एस्ट्रा और एलिमेंटर दोनों को इंस्टॉल करना बहुत आसान बना देते हैं और यह सबसे बेहतरीन व किफायती विकल्पों में से एक है। ब्लू होस्ट के साथ सबसे अच्छा डील पाने के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का उपयोग करके साइन अप करें। यह हमारा विशेष पार्टनर लिंक है जिससे आपको उनके होस्टिंग प्लान्स पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। एक बार जब आप उस विशेष लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ठीक इस पेज पर आ जाना चाहिए। आइए अब एक होस्टिंग प्लान और डोमेन चुनते हैं। इस ऑफर में पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन शामिल है। इसका लाभ उठाने के लिए गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करें। यहाँ हम ब्लू होस्ट के प्लान्स देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आप जो भी देखेंगे वह सब आप स्टार्टर प्लान के साथ कर सकते हैं। तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। जब आप एक नया डोमेन रजिस्टर करते हैं तो उसे अपेक्षाकृत छोटा और यादगार बनाना चाहिए और वह अभी भी उपलब्ध होना चाहिए। इस वीडियो के लिए मैं इसे BHWP ट्यूटोरियल 4 कहूंगा, जहां BH और WP क्रमशः ब्लू होस्ट और वर्डप्रेस के लिए शॉर्ट हैं। और फिर यहाँ यदि आप चाहें तो अपना टॉप लेवल डोमेन बदल सकते हैं, लेकिन मैं .com ही रखने की सलाह दूंगा। मैं डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन जोड़ना पसंद करता हूं ताकि जंक मेल से बचा जा सके, लेकिन अगर आप बाद में अपना मन बदलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे हटाया जा सकता है। अब सर्च फॉर डोमेन पर क्लिक करें। अपने कार्ट में आप यहां अपनी होस्टिंग प्लान बदल सकते हैं और 1 साल या 3 साल के प्लान आपको सबसे अच्छे मंथली रेट्स देंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं 1 साल का विकल्प चुनूंगा और नीचे यहां आप डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं अगर आप अपना मन बदलते हैं। फिर कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करें। अब बस अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें और फिर पेज पर नीचे स्क्रॉल करके अपनी अकाउंट जानकारी भरें। आगे बढ़ें और एक नया पासवर्ड बनाएं। फिर अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करें और जानकारी भरने के बाद सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब हमने अपनी होस्टिंग सेट कर ली है और हमारे पास डोमेन भी है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय आ गया है। और बस ऐसे ही पेमेंट सबमिट करने के बाद वर्डप्रेस अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और हम ब्लू होस्ट डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। आप इस बटन का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि वहां कैसे पहुंचना है ताकि अगर आपकी पॉपअप विंडो अलग दिखे तो भी आप समझ सकें। मैं इसे ऊपर दाईं ओर बंद कर दूंगा और डिफॉल्ट रूप से आप देख सकते हैं कि हम होस्टिंग टैब पर हैं। यह एडिट साइट बटन हमें उसी जगह ले जाएगा जहां पॉपअप विंडो ले जाती। मैं एडिट साइट पर क्लिक करूंगा ताकि वर्डप्रेस लॉन्च हो सके। और अब हम वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। यह आपकी वेबसाइट का बैकएंड है जहां आप तब आएंगे जब आपको कोई बदलाव करना हो, कोई पेज पब्लिश करना हो या कुछ नया इंस्टॉल करना हो। हम अपना एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने से पहले जल्दी से इस डैशबोर्ड को साफ कर लेते हैं और कुछ सेटिंग्स एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपका वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड बिना किसी अव्यवस्था के रहे। बाईं ओर इस ब्लू होस्ट सेक्शन के तहत डैशबोर्ड पर क्लिक करें ताकि आप होम पर आ सकें। आइए सबसे पहले इन टाइल्स और संदेशों को साफ कर दें। ऊपर दाईं ओर मैं स्क्रीन ऑप्शंस खोलूंगा और फिर यहां मैं इन सभी स्क्रीन एलिमेंट्स को अनचेक कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इन्हें कभी भी वापस जोड़ सकते हैं। और फिर मैं अपनी स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दूंगा। बाईं ओर कुछ लाल नोटिफिकेशन हटाने के लिए मैं नीचे आकर प्लगइन्स पर क्लिक करूंगा। हम बाद में प्लगइन्स पर वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्रिएटिव मेल, मॉन्स्टर इनसाइट्स, जेटपैक, ऑप्टिन मॉन्स्टर और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो योस्ट एसईओ को चुनूंगा। फिर मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करूंगा। मैं बल्क एक्शंस पर क्लिक करूंगा, फिर डीएक्टिवेट और फिर अप्लाई पर क्लिक करूंगा। बहुत बढ़िया।
अब हम एस्ट्रा इंस्टॉल करने की ओर बढ़ सकते हैं, जो थीम हमारी वेबसाइट को बुनियादी संरचना देगी। डैशबोर्ड में कहीं से भी आइए अपीयरेंस पर होवर करें और फिर थीम्स पर क्लिक करें। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो बड़े ऐड थीम बटन पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर आपके पास एक सर्च बार है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और एस्ट्रा सर्च करूंगा और हम इसे यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं। तो आप होवर करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें। एस्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्लगइन का उपयोग करके सैकड़ों फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। एक प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए एक ऐप की तरह काम करता है। ये नई सुविधाएं जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन में ऐप्स करते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। अगर आप चाहें तो इस बैनर को बंद कर सकते हैं और फिर बाईं ओर आपको ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम प्लगइन्स सर्च कर सकते हैं और मैं स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करूंगा और फिर जब आप इसे यहाँ देखें तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स खोलने के लिए एक्टिवेट पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और फिर हमें यहाँ एलिमेंटर को अपने पेज बिल्डर के रूप में चुनना है। अब अगर आपको यहाँ एलिमेंटोर लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जल्दी से वह तरीका दिखाता हूँ जिससे ये फिर से दिखाई देने लगेगा। यहाँ वापस क्लिक करें और फिर एग्जिट टू डैशबोर्ड पर जाएं। बाईं ओर चलिए सेटिंग्स पर होवर करते हैं और जनरल पर क्लिक करते हैं और फिर जब हम इस पेज पर आ जाएं तो नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें और सबसे नीचे हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट्स के लिए एक सेक्शन है। इसके बगल में ये विकल्प कहता है स्टार्टर टेम्पलेट्स में एलिमेंट और पेज बिल्डर टेम्पलेट्स को डिसेबल करें। अगर आपके यहाँ यह चेक किया हुआ है तो इसे अनचेक कर दें ताकि यह मेरे जैसा दिखे और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। सेव करने के बाद चलिए वापस प्लगइन्स पर चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्टार्टर टेम्पलेट्स ढूंढते हैं, फिर गेट स्टार्टेड हियर पर क्लिक करते हैं। अब हम फिर से बिल्ड विद टेम्पलेट्स पर क्लिक कर सकते हैं और इस बार अगर आपको पहले नहीं दिखा था तो आप एलिमेंटोर को अपने पेज बिल्डर के रूप में चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ मे बी लेटर कहूँगा और अब हमें अपना टेम्पलेट चुनना है। टेम्पलेट्स थीम्स से अलग होते हैं जिन्हें हमने पहले ही चुना था जब हमने एस्ट्रा इंस्टॉल किया था। वह थीम पूरी वेबसाइट की ओवरऑल लुक को कंट्रोल करती है, जिसमें रंग, फॉन्ट्स और सभी पेजों का लेआउट शामिल है। हालांकि एक टेम्पलेट केवल एक विशेष पेज का लेआउट कंट्रोल करता है, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज। आप यहाँ श्रेणी के अनुसार टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो टेम्पलेट्स पेड हैं उन्हें प्रीमियम के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन शुरू करने के लिए बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स भी उपलब्ध हैं। टेम्पलेट का उपयोग करने से हमारा बहुत सारा समय बचेगा और हमें एक प्रोफेशनल लुक के साथ शुरुआत करने में मदद मिलेगी। अगर आप इन टेम्पलेट्स में से किसी पर क्लिक करते हैं तो आपको इसका प्रीव्यू मिलेगा कि ये कैसा दिखेगा और आप यहाँ पेजों के बीच नेविगेट भी कर सकते हैं। वापस जाकर कुछ और चुनने के लिए आप बस X पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस टेम्पलेट का उपयोग करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ, क्योंकि यह एलिमेंट और पेज बिल्डर सीखने के लिए अच्छा है और इसे विभिन्न उद्योगों के लिए लचीले ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब हम टेम्पलेट चुन लेते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि साइट लोगो जोड़ना और अगर चाहें तो फॉन्ट पेयरिंग्स भी बदल सकते हैं। इसके नीचे हम नए रंग पैलेट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिफॉल्ट विकल्पों के साथ ही रहूंगा और हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इस फीचर चयन चरण में मैं स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करूंगा। अगर आपको यह इनसफिशिएंट मेमोरी लिमिट दिखाई देता है तो आप यहां भी स्किप एंड कंटिन्यू चुन सकते हैं और अंत में इस स्क्रीन पर आपको वास्तव में अपनी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह बॉक्स चेक करना होगा ताकि आप यह स्वीकार करें कि आप अपनी साइट सेटिंग्स को ओवरराइड कर रहे हैं और नया कंटेंट जोड़ रहे हैं। एक बार चेक करने के बाद सबमिट और बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह पूरा हो जाए आप यहाँ क्लिक करके अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम अपने होम पेज का बाकी हिस्सा देख सकते हैं और हम अपने मेनू बार में अन्य पेजों पर नेविगेट करके भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह अबाउट पेज है और यह सर्विसेज पेज है। आइए देखें कि ये पेज हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से कैसे दिखते हैं। वर्डप्रेस एडमिन बार में अपनी वेबसाइट के नाम पर जाएं। फिर हम राइट क्लिक करके अपना डैशबोर्ड एक नए टैब में खोल सकते हैं। फिलहाल मैं एलिमेंटोर, स्टार्टर टेम्पलेट्स और अपनी ईमेल इनबॉक्स को बंद कर दूंगा। अब वापस उसी डैशबोर्ड पर चलते हैं जिसे हमने अभी खोला था। डैशबोर्ड से बाएं मेनू में पेजेस पर जाएं और यहाँ हम अपने पेजों की सूची देख सकते हैं। अब जब हमारी साइट बन चुकी है और हमारा थीम, प्लगइन और टेम्पलेट सब सेट हो चुके हैं तो चलिए एलिमेंटोर पेज बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। पेज बिल्डर तक पहुंचने के कुछ तरीके हैं।
इस पेजेस व्यू से हम जिस पेज को एडिट करना चाहते हैं उस पर बस एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस हाइपरलिंक पर कमांड क्लिक करूंगा ताकि होम पेज एक नए टैब में खुल जाए। तो ये पहला तरीका था, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर देते हैं और मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं। पेजेस के अंदर से चलिए फिर से हमारे विजिट साइट लिंक पर जाते हैं और इसे कमांड क्लिक करके एक नए टैब में खोलते हैं। और जैसे ही हमारा होम पेज खुल जाता है, हम WP एडमिन बार में यहीं एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले से खुला हुआ हमारा सर्विसेज पेज बंद कर दूंगा। कस्टमाइज करना शुरू करने से पहले चलिए पहले समझते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेज कैसे स्ट्रक्चर किए गए हैं। हमारी वेबसाइट का हर पेज कंटेनर्स का उपयोग करके बनाया गया है और इन कंटेनर्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैं इस पैनल को बंद कर दूंगा। दाईं ओर ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पैनल हमें दिखाता है कि हमारे कंटेनर्स और एलिमेंट्स पेज पर कैसे व्यवस्थित हैं। होम पेज पर हमारे पास 4 मुख्य कंटेनर्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर पैन में उन पर क्लिक करते हैं तो यह उस कंटेनर को केंद्रित कर देगा जिस पर मैंने क्लिक किया है और कंटेनर को इस मैजेंटा आउटलाइन के साथ दिखाया जाएगा। अगर मैं इस मुख्य कंटेनर को खोलता हूं तो हम यहां एक और कंटेनर को ग्रे रंग की आउटलाइन में देख सकते हैं और फिर इस कंटेनर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 आइटम्स हैं, एक स्पेसर, 2 हेडिंग्स और फिर एक बटन। कभी कभी स्ट्रक्चर पैन को बंद करना फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसे वापस लाना चाहें तो कमांड या कंट्रोल और आई दबाने से यह ऑन और ऑफ हो जाएगा। या अगर मैं इसे बंद कर दूं और किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करूं और फिर स्ट्रक्चर पर जाऊं तो वह भी इसे वापस ले आएगा। कंटेनर को मूव करने के लिए अगर हम कंटेनर पर होवर करें तो हमें यह मैजेंटा आउटलाइन दिखाई देती है। हम कंटेनर हैंडल को पकड़ सकते हैं और फिर इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अन्य एप्लीकेशंस की तरह अगर हम उस मूव को अनडू करना चाहें तो हम कमांड जी दबा सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर पैन को बंद करने जा रहा हूं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए चलिए किसी मौजूदा कंटेनर पर होवर करते हैं और फिर नया कंटेनर जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। यहां एक बार फिर प्लस पर क्लिक करते हैं और फिलहाल के लिए फ्लेक्सबॉक्स चुनते हैं। मैं बाद में फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड के बीच का अंतर समझा सकता हूं। मैं ये 2 स्तंभ संरचना चुनूंगा और अब हम कुछ एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बाईं ओर जाएं और ऐड एलिमेंट पर क्लिक करें तो ये हमें वापस हमारे विजेट्स पर ले आएगा और मैं यहाँ आसानी से एक नया हेडिंग ड्रैग कर सकता हूँ। इसके बाद मैं टेक्स्ट एडिटर विजेट से एक नया पैराग्राफ भी जोड़ सकता हूँ। वह मैजेंटा बार मुझे दिखाती है कि ये कहाँ ड्रॉप होगा। और हम एक बटन भी जोड़ सकते हैं। और जब आप एलिमेंट्स को इधर उधर ड्रैग करते हैं तो आपको ये मैजेंटा बार दिखाई देगी जो बताती है कि विजेट कहाँ रखा जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम अपने बटन को ड्रैग और मूव करते हैं तो यह स्थान कैसे बदलता है। एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट चुन सकते हैं। मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा। अगर आप किसी एलिमेंट को चुनते हैं और हम फिर से स्ट्रक्चर पैनल खोलते हैं तो हम उस एलिमेंट को यहां से डिलीट कर सकते हैं और फिर हम इस कंटेनर को भी स्ट्रक्चर पैनल में देखेंगे। हम इसे डिलीट कर सकते हैं या अगर हम पूरे कंटेनर पर होवर करें तो हम X पर क्लिक करके पूरे कंटेनर को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई ऐसा बदलाव करते हैं जिसे आप वापस लेना चाहते हैं तो एलिमेंटोर आपके द्वारा किए गए कार्यों का इतिहास रखता है जिसे हम वापस कर सकते हैं। उस इतिहास तक पहुंचने के लिए ऊपर बाएं में एलिमेंटोर के लोगो पर क्लिक करें, फिर हिस्ट्री चुनें। अगर हम अपने कंटेनर रिमूव्ड एक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे कंटेनर को हटाने की प्रक्रिया को वापस कर देगा। फिर हम लेटेस्ट एक्शन को चुनकर समय में सबसे हाल के वर्जन पर वापस जा सकते हैं। और अगर हम कभी अपनी पेज का प्रीव्यू देखना चाहें तो हम यहाँ इस हैंडल से एलिमेंटोर पैनल को छुपा सकते हैं या फिर बदलावों का प्रीव्यू देखने के लिए आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हम अपने प्रीव्यू चेंजेस टैब को बंद कर सकते हैं और एलिमेंटोर पैनल को फिर से खोल सकते हैं। हम अपने असली साइट पर इस ड्रॉप डाउन एरो और व्यू पेज पर क्लिक करके जा सकते हैं। ये हमें हमारी असली साइट पर ले जाता है जो फिलहाल इस अस्थायी डोमेन पर है। लेकिन चलिए इसे बंद करते हैं और कस्टमाइज करना जारी रखते हैं। अब जब हम कंटेनर और एलिमेंट्स को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज किया जाए, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पर एक लोकप्रिय एलिमेंट होगा। हमारे हेडिंग के प्रीव्यू पर क्लिक करें जिसका शीर्षक फिलहाल अर्थ है और ध्यान दें कि इससे हमारे एडिट हेडिंग विकल्प खुल जाएंगे। इन विकल्पों के भीतर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टैब हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट टैब के अंतर्गत हम अपना शीर्षक अर्थ से बदलकर वर्डप्रेस कर सकते हैं। हम यह सीधे प्रीव्यू पर क्लिक करके और एडिट करके भी कर सकते हैं।
टाइटल के नीचे अगर हम चाहें तो यहाँ एक लिंक भी जोड़ सकते हैं और हमारे पास यहाँ HTML टैग बदलने का विकल्प भी है। अब स्टाइल टैब के तहत हमारे पास अपने हेडिंग के विजुअल लुक को कंट्रोल करने के लिए और भी कई विकल्प हैं। हम इसे बाएं, दाएं, जस्टिफाई या फिर से सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी के लिए एडिट मेनू खोलते हैं तो आपको अपनी सामान्य फ़ॉन्ट सेटिंग्स मिलेंगी। हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। हम फ़ॉन्ट वेट भी बदल सकते हैं, जैसे सेमी बोल्ड। अभी इस हेडिंग को अपर केस में ट्रांसफॉर्म किया गया है। हम स्टाइल को नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक के बीच बदल सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल ही रखूंगा। और फिर हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन का विकल्प भी है। हम 1 मिनट में लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को और करीब से देखेंगे। लेकिन अगर आप इस टाइपोग्राफी सेक्शन को बंद कर देते हैं तो आप स्टाइल टैब के अंदर से कुछ कम इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स जैसे टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो और ब्लेंड मोड एक्सेस कर सकते हैं। और आखिर में एक सेटिंग जो आप काफ़ी बार इस्तेमाल कर सकते हैं वह है टेक्स्ट कलर। अगर आप यहाँ कलर पिकर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको हेक्स कोड कलर तक पहुँच देता है। तो आप कोई भी रंग चुन सकते हैं और बदलाव को रियल टाइम में प्रीव्यू कर सकते हैं। या अगर आप इसे बंद करके ग्लोब पर क्लिक करते हैं तो आपको उन सभी रंगों तक पहुंच मिल जाएगी जो इस थीम का हिस्सा हैं। ये फीचर आपके एलिमेंट्स को आपकी वेबसाइट के बाकी हिस्सों के साथ मेल खाने में मदद करता है। तो हम इसे फिर से थीम अल्टरनेट ब्रांड में बदल सकते हैं। हवर के तहत आप इस रंग के व्यवहार को बदल सकते हैं, जैसे कि हेडिंग एक लिंक हो। अगर हम अबाउट अस हेडिंग के नीचे इस टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट तक नीचे स्क्रॉल करें और फिर से स्टाइल टैब में लौटें तो चलिए टाइपोग्राफी सेटिंग्स को दोबारा देखते हैं ताकि हम अपनी कुछ स्पेसिंग विकल्पों को देख सकें। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग टेक्स्ट के लुक को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम यहां इस गोल तीर वाले आइकन पर क्लिक करें तो टेक्स्ट एडिटर की स्टाइलिंग डिफॉल्ट पर लौट आएगी। एडवांस टैब में हमारे पास स्पेसिंग और अलाइनमेंट के लिए और भी कई विकल्प हैं, लेकिन इसे हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। फिलहाल चलिए बाकी एलिमेंट टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम बटन के टेक्स्ट को भी ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे सामान्य टेक्स्ट एलिमेंट्स को करते हैं, लेकिन हम बटन को खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं उस बटन तक जो हमारे होम पेज के टॉप पर है। चलिए असल में इस बटन को डिलीट कर देते हैं और शुरू से बनाते हैं। तो अगर हम राइट क्लिक करें तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं और फिर अपने एलिमेंट्स पैनल से एक नया बटन ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अपने बटन को एडिट करना शुरू करते हैं। कंटेंट टैब में मैं टाइप को डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बदलूंगा जैसे हमने पहले अन्य टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ किया था, और मैं लिखूंगा गेट वर्डप्रेस। और फिर बटन आमतौर पर हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट के पेजों के बीच नेविगेट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ लिंक के तहत मैं चाहता हूँ कि ये बटन विजिटर्स को हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाए। अगर आप कॉन्टैक्ट टाइप करना शुरू करें और इसे हटा दें तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज यहाँ दिख जाएगा और हम इसे चुन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ URL भर गया है। आप अपने बटन टेक्स्ट के साथ एक आइकन भी जोड़ सकते हैं। तो हम या तो एक आइकन अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करें तो यहाँ पहले से ही फॉन्ट ऑसम के कुछ आइकन मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर हम फॉन्ट ऑसम ब्रांड्स लाइब्रेरी पर क्लिक करें और वर्डप्रेस सर्च करें तो हमारे पास वास्तव में कुछ विकल्प हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, और यहाँ वापस आकर हम आइकन की पोजीशन बदल सकते हैं और चाहें तो टेक्स्ट के साथ उसकी स्पेसिंग भी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये दाईं ओर पसंद है। अब स्टाइल के तहत चलिए बटन के लुक में कुछ बदलाव करते हैं। मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन को सेंटर करने जा रहा हूँ। अगर मैं टाइपोग्राफी सेटिंग्स खोलूं तो मैं एक नया फ़ॉन्ट चुन सकता हूं। मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूं, मुझे 25 जैसा कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूं। शायद लेटर स्पेसिंग को अपनी पसंद के अनुसार कम कर सकता हूं। और अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं और टाइपोग्राफी पैन को बंद करूं तो मुझे यहाँ बटन का टेक्स्ट कलर सफ़ेद पसंद है, लेकिन हम असली बटन का रंग बदल सकते हैं। हम एक हेक्स रंग चुन सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा है, या हम अपनी थीम से भी कुछ चुन सकते हैं। और मैं शायद एक्सेंट के साथ जाऊंगा। बॉक्स शैडो के तहत हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिनका उपयोग हम अपने बटन को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं इसे सूक्ष्म रखना चाहूं तो हम शैडो के फैलाव को इस तरह सेट कर सकते हैं कि वह हमारे बटन के किनारे से बस थोड़ा सा ही बाहर निकले। यहाँ आपको ब्लर पर भी नियंत्रण मिलता है, और कलर के तहत हम उस शैडो की अपारदर्शिता भी कम कर सकते हैं। तो मैं कलर पिकर और बॉक्स शैडो विकल्पों को बंद कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस से आप तेज किनारों को गोल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे पूरी तरह से बढ़ा दें तो आप यहाँ काफ़ी गोल बटन बना सकते हैं।
मैं कुछ 5 जैसा चुनूंगा ताकि बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव मिले, और इन मानों को आप यहाँ इस बटन से लिंक या अनलिंक कर सकते हैं। और पैडिंग के तहत आपके पास बटन के आकार पर और भी अधिक नियंत्रण होता है। आइए इन मानों को चेन पर क्लिक करके अनलिंक कर दें, और मुझे लगता है कि ऊपर और नीचे 15 पिक्सल और दाएं और बाएं 25 पिक्सल कुछ अच्छा लगेगा। अंत में अगर हम यहाँ ऊपर होवर को चुनें तो हमारे पास ये पूरी आज़ादी है कि बटन होवर स्टेट में कैसा दिखेगा। तो चलिए बॉक्स शैडो को सक्षम करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी नॉर्मल स्टेट की शैडो को हल्का किया था, इसलिए होवर स्टेट में बॉक्स शैडो के ये डिफ़ॉल्ट मान बटन को और गहरा बना देंगे। आइए इसे आजमाते हैं। हम बटन के होवर रंग को भी बदल सकते हैं, तो चलिए ग्लोब पे क्लिक करते हैं। चलिए एक्सेंट चुनते हैं, लेकिन इसे थोड़ा गहरा शेड बना देते हैं। इस तरह जब हम होवर करेंगे तो यह एक्सेंट रंग भी गहरा हो जाएगा और मुझे यह अच्छा लग रहा है। लेकिन आप यहाँ ट्रांजिशन की अवधि भी बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह थोड़ा ज़्यादा समय ले, और आप एक होवर एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। यहाँ चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अब चलिए देखते हैं कि इमेजेस को कैसे बदलें, जो एक और आम एलिमेंट है। यहाँ 2 प्रकार की इमेजेस होती हैं। यहाँ हमारे पेज के टॉप पर एक बैकग्राउंड इमेज है और यह इस कंटेनर की पूरी जगह घेर लेती है। और फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये इमेज एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले चलिए इन इमेज एलिमेंट्स को बदलते हैं। जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी 3 जानी पहचानी सेटिंग्स टैब्स दिखेंगी। कंटेंट के तहत अगर हम इस इमेज पर होवर करें तो हम चूज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। इससे हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम अपने टेम्पलेट में शामिल किसी भी इमेज को चुन सकते हैं। ये इमेजेस पहले ही हमारी साइट पर इस्तेमाल हो चुकी हैं। अगर हम सर्च इमेजेस पर क्लिक करें तो ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम वापस अपलोड पर जा सकते हैं और अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं एक फाइल चुनूंगा और उसे अपनी मीडिया लाइब्रेरी में लाने के लिए अपलोड करूंगा। फिर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और इसे अपनी साइट में जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं उसी प्रक्रिया को दोहरा सकता हूं ताकि अपनी साइट के इस कंटेनर में बाकी प्लेस होल्डर इमेजेस को भी भर सकूं। अगर हम अपनी नई अपलोड की गई इमेजेस में से किसी एक पर क्लिक करें तो हम यहाँ ऊपर स्टाइल टैब में जा सकते हैं और इनकी दिखावट में बदलाव कर सकते हैं। मैं चौड़ाई और ऊंचाई को एडजस्ट करके इसका आकार बदल सकता हूँ। मैं इसे यहाँ 90% कर सकता हूँ। हम इसमें कुछ गोल किनारे भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 अच्छा लग रहा है। और हम अपने बटन की तरह ही एक हल्का बॉक्स शैडो भी इनेबल कर सकते हैं। आप स्लाइडर्स को एडजस्ट कर सकते हैं या सीधे वैल्यू डाल सकते हैं। थोड़ा प्रयोग करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इमेजेस इस कंटेनर के अंदर एक जैसी दिखें, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर इन बाकी 2 इमेजेस में भी वही बदलाव करूंगा। इन इमेज एलिमेंट्स की तरह ही हमारे पास कंटेनर बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करने का भी विकल्प है। तो मैं पेज के सबसे ऊपर तक स्क्रॉल कर चुका हूँ। आइए इस कंटेनर को कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके सिलेक्ट करें, और स्टाइल टैब के तहत बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पर सेट है। तो हम इसे एक सिंपल रंग बना सकते हैं, लेकिन चलिए इमेज को बदलते हैं। इमेज पर क्लिक करके और एक नई इमेज चुनकर मैं यहाँ फिर से कुछ अपलोड करूँगा और एक फाइल सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही वह इमेज अपलोड हो जाए फिर से सिलेक्ट करें, और जब वह बदल जाए तो हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स देख सकते हैं। ऐसे मामलों में पोजीशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से इमेज सेंटर पर पोजीशन होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन एलिमेंट्स और मेरी इमेज में जो बैकग्राउंड में पहाड़ हैं उनके बीच थोड़ी जगह हो। ये थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो इस कंटेनर से ज़्यादा लंबा है। तो अगर मैं अपनी पोजीशन को टॉप सेंटर कर दूं तो मुझे इन एलिमेंट्स के चारों ओर थोड़ी और जगह मिल जाती है जैसी मैं चाहता था। मुझे स्क्रॉल पर सेट किया गया अटैचमेंट पसंद है। अगर हम अपनी वेब पेज को स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इमेज ऐसे लगती है जैसे वह हमारे सामने मौजूद अन्य एलिमेंट्स के साथ पिन की गई हो। अगर हम इसे फिक्स्ड में बदल दें तो इमेज स्क्रॉल करते समय अपनी जगह पर बनी रहती है और कंटेनर लगभग एक चलती हुई विंडो की तरह काम करता है, जिससे हम पीछे पिन की गई स्थिर इमेज को देख सकते हैं। डिस्प्ले साइज को कवर पर सेट करना आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन अगर मैं इसे कंटेन पर सेट करूं तो कभी-कभी ऐसा करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपका एस्पेक्ट रेशियो कैसा दिखता है। मैं अटैचमेंट को वापस स्क्रॉल पर बदलने जा रहा हूं और डिस्प्ले साइज के लिए कवर ही रखूंगा।
बैकग्राउंड ओवरले एक और उपयोगी सेटिंग है जो हमारे पास यहाँ है, और मैं इसका इस्तेमाल अपनी बैकग्राउंड इमेज को या तो उज्ज्वल या गहरा करने के लिए करना पसंद करता हूँ। तो अगर हम यहाँ आकर अपनी बैकग्राउंड कलर के रूप में काला चुनें और स्लाइडर का उपयोग करके ओपेसिटी को एडजस्ट करें, तो हम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी लुक हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट के लिए मुझे लगता है कि सफ़ेद रंग का उपयोग करना और ओपेसिटी को एडजस्ट करना हमारे लिए कंट्रास्ट बढ़ाने में मदद करेगा, और यह मेरी नज़र में थोड़ा बेहतर दिखता है। ऐसे एलिमेंट्स जैसे ये हेडिंग्स और बटन अब ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। अगर हम वापस बैकग्राउंड पर जाएं तो क्लासिक के अलावा भी अन्य बैकग्राउंड टाइप्स हैं जो इमेज को सपोर्ट करते हैं। ग्रेडियंट हमें दो रंग चुनने की सुविधा देता है, और हम हर रंग के लिए लोकेशन स्लाइडर और एंगल स्लाइडर का उपयोग करके अपना लुक एडजस्ट कर सकते हैं। हम इन्हें यहाँ देख सकते हैं। आइए यहाँ एक रंग चुनते हैं और आप देख सकते हैं कि रंग 2 के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, और हम रंग 1 और रंग 2 की लोकेशन के साथ साथ एंगल का उपयोग करके यह लुक बना सकते हैं। आप किसी भी YouTube वीडियो का उपयोग करके वीडियो बैकग्राउंड भी जोड़ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ पहाड़ों का एक वीडियो ढूंढा है, और अब मैं इस लिंक को यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पहले से ही वे टाइम स्टैम्प और सेकंड्स पता हैं जिन्हें मैंने खोजा है, तो मैं उन्हें यहाँ दर्ज करूँगा। फिर जब मैं अपनी लिंक पेस्ट करूँगा तो ये वीडियो के उसी हिस्से पर चला जाएगा जिसे मैंने इन टाइम स्टैम्प्स के अनुसार चुना है। अगर आप वीडियो बैकग्राउंड का विकल्प चुनते हैं तो यह बैकग्राउंड फॉलबैक इमेज महत्वपूर्ण है, ताकि अगर वीडियो लोड ना हो तो यह दिखाई दे। इसके अलावा इस मामले में हमें शायद अपनी सफ़ेद लेयर की अपारदर्शिता ओपेसिटी यहाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। अगर मैं इसे 50 के करीब लाता हूँ तो हम अपने हेडिंग्स और बटन में शब्दों को बहुत बेहतर देख सकते हैं। अंत में अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो हम इस बैकग्राउंड टाइप को स्लाइड शो में बदल सकते हैं। यहाँ आप कई इमेज चुन सकते हैं ताकि ये गैलरी जोड़ सकें। मैं कुछ इमेज चुनने जा रहा हूँ जो पहले से यहाँ हैं, और फिर क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट। मैं इस चेतावनी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद करने जा रहा हूँ, लेकिन हम इन्हें एक अनंत लूप के रूप में रख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन को बेहतर दिखाने के लिए हम यहाँ अवधि को छोटा कर सकते हैं ताकि ये इमेज जल्दी जल्दी बदलें। अगर आप चाहें तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट और उसकी अवधि भी समायोजित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे क्लासिक बैकग्राउंड टाइप ही ज़्यादा पसंद है, तो हम इसी पर बने रहेंगे। अब जब हमने देखा कि अपने सभी मुख्य एलिमेंट टाइप्स को कैसे एडिट करें, तो चलिए सीखते हैं कि इनके बीच की स्पेसिंग को कैसे कंट्रोल करें। शुरू करने के लिए चलिए ऊपर टॉप बार में पेज ड्रॉप डाउन पर चलते हैं, और फिर हम अपनी अबाउट पेज का चयन कर सकते हैं। अगर पूछा जाए तो सेव एंड लीव पे क्लिक करें। मार्जिन और पैडिंग दो ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अपनी अबाउट पेज पर नीचे स्क्रॉल करें जब तक हम इस कंटेनर तक नहीं पहुंच जाते, और देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। यहाँ हैंडल पे क्लिक करें और फिर एडवांस्ड टैब खोलें, और यहाँ आप मार्जिन और पैडिंग के लिए हमारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। और अगर ये दोनों ही स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं तो मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है? इस चित्रण को देखें। अगर आप कल्पना करें कि हमारे हर कंटेंट एलिमेंट की एक बॉर्डर है, तो पैडिंग व स्पेसिंग है जो हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच अंदर होती है, और मार्जिन व स्पेसिंग है जो बॉर्डर के बाहर या चारों ओर होती है। तो अगर हम यहाँ अपने उदाहरण को देखें तो हमारे पास पहले से ही कुछ टॉप और बॉटम पैडिंग है। अगर मैं इस टॉप पैडिंग को 0 पर सेट करूं और फिर रियल टाइम में इसे बढ़ाने के लिए एरो की दबाए रखूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम मार्जिन के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करें और मैं इस एरो की को दबाए रखूं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ रही है, लेकिन इमेज एरिया में नहीं। मैं इन्हें फिर से 0 पर सेट कर सकता हूं, और आप इन्हें अनलिंक भी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ टॉप मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि सभी तरफ बढ़ाएं। अक्सर पैडिंग जोड़ना या मार्जिन जोड़ना एक जैसा ही दिख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई दिखाई देने वाली बॉर्डर नहीं है। तो चलिए अपने बटन को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारे पैडिंग वैल्यूज को अनलिंक कर दूंगा। अगर हम ऊपर की ओर मार्जिन बढ़ाते हैं या ऊपर की ओर पैडिंग बढ़ाते हैं, तो हमारा बटन अभी भी उसी दिशा में मूव कर रहा है, और जब हम इनमें से किसी एक को बदलते हैं तो कोई खास फर्क नहीं दिखता। मैं इन्हें फिर से पहले जैसा कर देता हूं। और एक और तरीका है जिससे हम स्पेसिंग जोड़ सकते हैं, और वह है स्पेसर विजेट के साथ। तो चलिए ऊपर टॉप पर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ स्पेसर ढूंढते हैं और मैं इसे हमारे बटन के ऊपर ड्रैग कर दूंगा।
जब हम अपने स्पेसर को सेलेक्ट करते हैं तो यह स्लाइडर दिखाई देगा और यह बस एक और तरीका है जिससे हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ। स्पेसिंग को कंट्रोल करने का एक आखिरी तरीका है, और अगर हम अपने पेज के सबसे ऊपर जाएं और अपने कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें तो लेआउट टैब में आपको यह मिनिमम हाइट स्लाइडर दिखाई देगा। यह फिलहाल 600 पर सेट है, लेकिन स्लाइडर को एडजस्ट करने से आप इस सेक्शन के टॉप और बॉटम से आसानी से स्पेसिंग जोड़ या घटा सकते हैं। हम इसे अभी के लिए 600 पर ही रखेंगे। तो अब हमें पता है कि कंटेनर में अपने एलिमेंट्स के बीच स्पेस कैसे करें, लेकिन कंटेनर के अंदर से लेआउट को कैसे कंट्रोल करें। ये दिखाने के लिए कि हम ये कैसे करते हैं, चलिए अपनी अबाउट पेज पर होम पेज का 3 कॉलम लेआउट फिर से बनाते हैं। याद दिलाने के लिए कि वह कैसा दिखता था, चलिए इस एरो पर क्लिक करते हैं और फिर व्यू पेज पर जाते हैं। चलिए होम पेज पर चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यही 3 कॉलम लेआउट है जिसे हम फिर से बनाना चाहते हैं। अबाउट पेज पर वापस इस एक कॉलम कंटेनर के नीचे और इस 2 कॉलम लेआउट के ऊपर चलिए प्लस पर क्लिक करते हैं, फिर दोबारा प्लस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में से चुनने का विकल्प है। ग्रिड लेआउट्स ज़्यादा जटिल होते हैं। ये 2 आयामी लेआउट्स की अनुमति देते हैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, गैलरीज और जटिल डिज़ाइनों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ हम फ्लेक्स बॉक्स चुनेंगे। फ्लेक्स बॉक्स साधारण रो या कॉलम लेआउट्स के लिए सबसे अच्छे होते हैं और ये अलग अलग स्क्रीन साइज पर सबसे अच्छे दिखते हैं। चलिए सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर चुनते हैं और इससे हमारा पहला कंटेनर बन जाएगा। इस कंटेनर के लेआउट टैब के तहत चलिए यह सुनिश्चित करते हैं कि कंटेंट विड्थ के तहत फुल विड्थ चुना गया है। फिर चलिए ऐड एलिमेंट पर क्लिक करके और कंटेनर को अंदर ड्रैग करके इस मूल कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर जोड़ते हैं। यह 3 में से पहला होगा, इसलिए हमें इसे फिट करने के लिए इसका आकार बदलना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंटेंट विड्थ फुल विड्थ पर सेट है। चलिए विड्थ वैल्यू को 33.33 में बदलते हैं। अब जब हमारे पास पहला कंटेनर है तो समय बचाने के लिए हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ राइट क्लिक करें, ऊपर डुप्लीकेट चुनें, या हम मैक पर Command+D या विंडोज़ पर Ctrl+D का उपयोग करके भी यही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंटेनर वर्टिकल तरीके से व्यवस्थित हो गए हैं। इसे उस कॉलम लेआउट में बदलने के लिए जो हम चाहते हैं, चलिए मुख्य कंटेनर के हैंडल पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ दिशा को रो हॉरिजॉन्टल में बदलते हैं। अगर हम कंटेंट को सेंटर में जस्टिफाई करें तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सेंटर में हैं। अब जब हमारे 3 कॉलम सेट हो गए हैं तो हम इसमें कुछ कंटेंट जोड़ना जारी रख सकते हैं। मैं ऊपर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और इस पहले कॉलम में एक इमेज ड्रैग करूंगा। फिर मैं तस्वीर के नीचे एक हेडिंग जोड़ूंगा और उसके नीचे एक टेक्स्ट एडिटर जोड़ूंगा। आमतौर पर आप इन 3 एलिमेंट्स में अलग कंटेंट डालना चाहेंगे बजाय इसके कि जो हमारे साइट पर पहले से मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम अपनी होम पेज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वही कंटेंट डालूंगा जो मेल खाता है। और अब यह हमारे होम पेज के कंटेंट से मेल खाता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इस हेडिंग का स्टाइल इस हेडिंग के स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है इस हेडिंग की सेटिंग्स खोलना। हम स्टाइल टाइपोग्राफी में जा सकते हैं और इस हेडिंग को अपर केस में बदल सकते हैं। या अगर हम इस हेडिंग पर क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करके कॉपी करें तो हम अपनी नई हेडिंग पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। अगला, अगर हम चाहते हैं कि इस कंटेनर की यही संरचना इन 2 अन्य कॉलम्स में भी भर जाए, तो यह तेज होगा कि हम जो पहले से यहाँ बना चुके हैं उसे डुप्लीकेट कर लें, बजाय इसके कि हम शुरू से इन खाली कंटेनरों में एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करें। तो चलिए दाईं तरफ के इन 2 खाली कंटेनरों पर राइट क्लिक करके उन्हें डिलीट कर देते हैं। फिर अगर हम अपने पहले कंटेनर को सेलेक्ट करें तो हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और एक बार और करने के लिए Command+D दबा सकते हैं। कंटेनरों को डुप्लीकेट करने के बाद, जिससे सभी कंटेनरों में एक रूपता बनी रहती है, अब हमारा कंटेंट भरना कहीं ज़्यादा तेज हो जाता है। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, अपने कंटेनर के अंदर कुछ पैडिंग जोड़ सकते हैं ताकि ऊपर की तरफ थोड़ी जगह मिल जाए। आइए कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें, फिर एडवांस्ड टैब में जाकर पैडिंग वैल्यूज़ को अनलिंक करें और ऊपर की तरफ 50 पिक्सल आजमाते हैं। इन कंटेंट लेआउट्स और स्पेसिंग को समझना आपको शुरू से कुछ भी बनाने में सक्षम बनाएगा, लेकिन ब्लॉक्स और टेम्पलेट्स आपके डिज़ाइन के काम को आसान बनाकर आपका बहुत सारा समय बचा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है।
आइए उस कंटेनर के ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करें जिसे हमने अभी बनाया है और यहाँ प्लस की बजाय इस बार स्टार्टर्स टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें। यहाँ हम अभी पूरी पेज इंपोर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसका एक हिस्सा इंपोर्ट करना चाहते हैं जिसे ब्लॉक कहा जाता है। आइए इस पर क्लिक करें और मैं चाहूँ तो जो चाहिए उसे सर्च कर सकता हूँ, या अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो शायद मुझे ये वाला लेना पसंद आए। इसे क्लिक करने के बाद मैं ब्लॉक इंपोर्ट करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आ गया है। आइए एक और जोड़ते हैं, लेकिन इस बार हम एक पेज जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चलिए होप को देखते हैं। इसे और होम को क्लिक करें। हम यहाँ जो कुछ भी है उसे देख सकते हैं, फिर इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं और मैं इसे बंद कर सकता हूँ। और जाहिर है यहाँ पूरी पेज इंपोर्ट करना समझदारी नहीं होगी, तो जैसे जैसे मैं रिव्यू करता हूँ मैं उन कंटेनरों को डिलीट कर सकता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे उस पूरे पेज टेम्पलेट से सिर्फ ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल चाहिए और मैं बाकी सब कुछ हटा सकता हूँ। तो ये वह है जिसे हमने अभी ब्लॉक के रूप में इंपोर्ट किया था और ये हमने पेज के रूप में इंपोर्ट किया था, हालांकि हमने पेज का ज़्यादा हिस्सा रखा ही नहीं। अब अगला कदम है कि हम अपनी वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स और रंगों को कैसे बदलें, इसे देखें। सिर्फ व्यक्तिगत एलिमेंट के स्तर पर रंग और फ़ॉन्ट्स नहीं, बल्कि पूरी वेबसाइट पर। हमें ये वर्डप्रेस के स्तर पर करना होगा, तो चलिए अपना ड्राफ्ट सेव करते हैं, फिर अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखते हैं। वर्डप्रेस एडमिन बार में चलिए कस्टमाइज चुनते हैं। फिर चलिए अपने ग्लोबल सेटिंग्स देखते हैं और हम टाइपोग्राफी से शुरू कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं, और अगर आपको पसंद न आए तो आप उन्हें वापस भी कर सकते हैं। तो हम शायद इसे देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बदल रहे हैं, लेकिन शायद मैं इसे वापस कर दूं। नीचे आप बॉडी फॉन्ट और हेडिंग्स फॉन्ट दोनों में बदलाव कर सकते हैं, बेस फॉन्ट के अंदर, और सभी हेडिंग टाइप फॉन्ट्स को हेडिंग फॉन्ट के अंदर बदल सकते हैं। तो अगर मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूं तो आप यहां इनमें से किसी भी चीज में बदलाव कर सकते हैं, और आप इसी तरह से ग्लोबल रंग भी बदल सकते हैं। तो चलिए ऊपर एक मेनू पीछे जाते हैं और कलर्स पर क्लिक करते हैं। टाइपोग्राफी की तरह हमारे पास चुनने के लिए कई ग्लोबल पैलेट्स हैं। मैं 2 या 3 या डार्क देख सकता हूं। जैसे जैसे मैं इनमें से गुजरता हूं, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं बदल रहा है, कम से कम हमारी वेबसाइट के इस हिस्से में, क्योंकि यह काफ़ी हद तक इमेज आधारित है। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ ही रहूंगा, लेकिन हम इन सभी व्यक्तिगत रंगों को भी बदल सकते हैं। इन थीम रंगों के नीचे आप साइट की पृष्ठभूमि का रंग बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सफ़ेद ही रखना पसंद करता हूँ। अगर हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करें और एक बार फिर पीछे जाएं, तो हमारे पास बटन के लिए भी इसी तरह के विकल्प हैं। तो यह उन सभी बटनों में बदलाव करने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। अगर कोई खास स्टाइल है जिसे आप हर बार हर एक एलिमेंट पर बार बार डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, जब आप संतुष्ट हों तो आप पब्लिश पर क्लिक करके अपने सभी बदलाव लागू कर सकते हैं। अब हम इन सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं और अपनी होम पेज पर वापस जा सकते हैं। दृश्य और संरचनात्मक रूप से हमने आपकी साइट को कस्टमाइज करने के लिए जरूरी अधिकांश चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए अभी भी कुछ और विषय समझना बाकी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यूइंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आजकल वेब ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा फोन और टैबलेट से आता है। आइए एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और फिर ऊपर टैबलेट पर क्लिक करें। अगर हम होम पेज को स्क्रॉल करें तो टैबलेट व्यूइंग के लिहाज से ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अगला कदम है फ़ोन आइकन पर क्लिक करें ताकि देख सकें कि मोबाइल पर यह कैसा दिखता है। और ये बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन खासकर ऊपर के हिस्से में एलिमेंट्स थोड़े भरे भरे लग रहे हैं। हेडिंग पर क्लिक करें, फिर स्टाइल पर क्लिक करें और चलिए टाइपोग्राफी को एडिट करते हैं। कोई भी सेटिंग जिसमें मोबाइल आइकन दिखता है, यह दर्शाता है कि जो बदलाव हम करने जा रहे हैं वह केवल मोबाइल पर ही लागू होगा। चलो इस हेडिंग का फ़ॉन्ट 40 कर देते हैं और नीचे वाली हेडिंग का फ़ॉन्ट शायद कुछ 20 जैसा कर देते हैं। अब अगर हम स्टाइल बार के नीचे डेस्कटॉप पर क्लिक करें और हेडिंग की टाइपोग्राफी चेक करें तो यह अभी भी 90 साइज पर है, वहीं जहां हमने छोड़ा था। इसी तरह हम वापस मोबाइल पर जाते हैं। हम इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एडवांस्ड के तहत यह जानते हुए कि यह बदलाव केवल मोबाइल पर लागू होगा, हम इस पैडिंग को बढ़ा सकते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल सके।
आप पूरे सेक्शन को भी डिवाइस टाइप के आधार पर छुपा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारे अबाउट अस कंटेनर तक स्क्रॉल करते हैं, कंटेनर हैंडल को सिलेक्ट करते हैं, फिर एडवांस्ड में जाते हैं और फिर से नीचे स्क्रॉल करके रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन ढूंढते हैं। यहाँ अगर आप हाइड ऑन मोबाइल को टॉगल करते हैं तो ये सेक्शन ग्रे हो जाएगा और ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम वापस डेस्कटॉप पर आएं तो अबाउट अस सेक्शन अभी भी यहाँ है। ये ज़रूरी है कि आप अपने साइट को मोबाइल व्यू में देखकर ज़रूरी बदलाव करने के लिए समय निकालें। अब जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बढ़ेगी, आपको बिल्कुल नई पेज जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। चलिए वापस डेस्कटॉप पे चलते हैं और इस एलिमेंटर मेनू बार में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हैं। चलिए सेव करते हैं और बाहर निकलते हैं। ये नया पेज तैयार हो जाएगा और अगर हम यहाँ पेज सेटिंग्स के लिए गियर पर क्लिक करें तो हम इस नए पेज का टाइटल प्रोजेक्ट्स में बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर टाइटल को ड्राफ्ट के रूप में दिखाया गया है। तो जब भी हम इस पेज को सार्वजनिक करना चाहें, हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ भी पहले की तरह स्टार्टर टेम्पलेट्स से शुरू कर सकते हैं ताकि पेज या ब्लॉक टेम्पलेट्स जोड़ सकें। लेकिन हम अपने अन्य पेजों से कंटेनर को कॉपी भी कर सकते हैं, जो एक नया पेज जल्दी से तैयार करने का एक और आसान तरीका है। आइए प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करके प्रीव्यू खोलते हैं और उस पेज पर जाते हैं जहां से हम कोई कंटेनर कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर हम सर्विसेज पर जाएं तो चलिए इस ऊपर वाले हिस्से को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें, फिर कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके इस कंटेनर को फोकस करें। मैं इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करूंगा। अब अगर हम अपने नए प्रोजेक्ट्स पेज पे वापस जाइए तो राइट क्लिक करके वही सेक्शन पेस्ट कर सकते हैं और अब हम इस हेडिंग को एडिट करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट्स लिखा हो और फिर से पब्लिश कर देते हैं। अगर हम प्रीव्यू पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि ये टॉप हेडर हमारे अन्य पेजों की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसे ठीक करने के लिए एडिट पेज पर क्लिक करें। मैं इसे बंद कर देता हूं। इसके बाद हम यहाँ एस्ट्रा सेटिंग्स में जा सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके एडवांस्ड सेटिंग्स पर जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर के अंतर्गत इनेबल्ड पर क्लिक करें। इस विंडो को बंद करें, फिर सेव पर क्लिक करें। अब अगर हम इस पेज को देखें तो देख सकते हैं कि हेडर अब ठीक हो गया है। लेकिन एक चीज जो हम नोटिस करते हैं वो ये है कि हमारा नया पेज प्रोजेक्ट्स अभी तक ऊपर नेविगेशन मेनू में नहीं है। इस पेज को मेनू में जोड़ने के लिए हमें वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। तो चलिए यहाँ ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करते हैं, फिर हम अपीयरेंस और मेन्यूज में जा सकते हैं। सबसे हालिया पेजों के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करें। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि वह जोड़ दिया गया है। हम इसे ऊपर खींचकर इसकी क्रमबद्धता तय कर सकते हैं। हम इसे इंडेंट करके एक सब मेनू बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसे बाहर खींचते हैं और जब हम संतुष्ट हों तो सेव मेन्यू पर क्लिक करें। ये देखने के लिए कि वह पेज जोड़ा गया है, चलिए अपनी वेबसाइट को WP एडमिन बार में ऊपर दिए गए लिंक पर कमांड क्लिक करके खोलते हैं। इस नए टैब में जाने पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट्स पेज अब हमारे सर्विसेज पेज के बगल में जोड़ा गया है। अगर हम वापस सेटिंग्स में आएं तो नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोजेक्ट्स को एक टैब्ड सब आइटम मेनू में ले जाएं। फिर से सेव करें, अपने टैब में वापस आएं, रिफ्रेश करें और अब प्रोजेक्ट्स यहाँ सर्विसेज के नीचे एक ड्रॉप डाउन में स्थित है। मेनू में इन लिंक में से किसी को भी हटाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ वर्डप्रेस में वापस जाएं, इनमें से किसी भी ड्रॉप डाउन को खोलें और खोलने के बाद आप उसे हटा सकते हैं और सेव करके उसे मेनू से पूरी तरह निकाल सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स को वापस यहाँ ले जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। तो अब जब हमें पता चल गया है कि इस मेनू को कैसे बदलना है, तो चलिए देखते हैं कि हेडर के बाकी हिस्से को कैसे कस्टमाइज करें, जैसे कि लोगो और मेनू के रंग बदलना। हमारी वेबसाइट टैब पर वापस आते हैं। यहाँ से हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, फिर हेडर बिल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। लोगो बदलने के लिए साइट टाइटल एंड लोगो पर क्लिक करें, या तो यहाँ या यहाँ। फिर चेंज लोगो पर हम कोई फाइल अपलोड करने के लिए चुन सकते हैं, तो मैं यहाँ एक चुनूंगा। अपलोड हो जाने के बाद उसे एक बार फिर से चुनें। मेरा लोगो सुझाए गए क्रॉप में अच्छी तरह फिट हो रहा है, तो मैं क्रॉप इमेज करूंगा। और अगर आपके प्रीव्यू में लोगो नहीं बदलता है तो संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रेटिना या हाई पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ अपने लोगो का उच्च रिजोल्यूशन वर्जन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सभी डिवाइस के लिए यही एक लोगो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और जब मैं उस स्विच को टॉगल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा लोगो अब दिखाई देने लगा है।
हम यहाँ इस स्लाइडर से अपने लोगो का आकार बदल सकते हैं और मुझे ये सही लग रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम एक साइट आइकन भी अपलोड कर सकते हैं जिसे फेविकॉन भी कहा जाता है। मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर सिलेक्ट साइट आइकन चुनूंगा और एक और फाइल अपलोड करूंगा। आपका लोगो छोटे आकार में इसके लिए अच्छा दिख सकता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक अलग फाइल है। मैं इसे चुनूंगा और यहाँ क्रॉपिंग को छोड़ दूंगा और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा आप देख सकते हैं कि ये टैब में प्रभावी हो गया है। हमारा प्रीव्यू बड़ा आकार में यही है। अब अगर हम वापस जाएं और हेडर बिल्डर चुनें तो हमारे पास साइट लोगो और प्राइमरी मेनू जैसी चीज़ों को फिर से स्थानांतरित करने का विकल्प है। तो मैं इसे सेंटर में खींच सकता हूं और आप देख सकते हैं कि इससे कैसा बदलाव आता है। आप इसे ऊपर या नीचे किसी भी पंक्ति में खींच सकते हैं, लेकिन मुझे यह लुक पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। इन मेनू रंगों को बदलने के लिए चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करते हैं, फिर डिज़ाइन टैब पर जाते हैं। फिर अगर हम मेनू कलर के तहत नीचे स्क्रॉल करें तो हम टेक्स्ट लिंक के रंग को सामान्य और होवर एक्टिव स्टेट्स के बीच बदल सकते हैं। मुझे टेक्स्ट का रंग काला पसंद है, लेकिन मैं इस रंग को अपने लोगो के टोन से मेल करूंगा। मैंने वह हेक्स कॉपी कर लिया है और मैं इसे यहाँ जोड़ दूंगा। अब सक्रिय मेनू आइटम का रंग मेरे लोगो के रंग से मेल खाएगा। इन बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम वेबसाइट के फुटर को भी ठीक उसी तरह एडिट कर सकते हैं जैसे हमने अभी हेडर को एडिट किया था। तो चलिए यहाँ X पर क्लिक करते हैं, वापस कस्टमाइज पर जाते हैं और फिर नीचे फुटर बिल्डर पर क्लिक करते हैं। इससे फुटर पर फोकस हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास इसी तरह का लेआउट है। चलिए इस कॉपीराइट को खोलते हैं और हम साल की वैल्यू को सही करने जा रहे हैं। तो यहाँ 2022 की जगह मैं इसे हटा दूंगा। मैं लेफ्ट ब्रैकेट टाइप करूंगा, फिर करंट ईयर लिखूंगा और राइट ब्रैकेट से बंद करूंगा। और अब यह एक वेरिएबल है जो वर्तमान वर्ष को दिखाता है। अब जब यह ठीक हो गया है तो चलिए अपने लोगो को हेडर के अनुसार बदलते हैं। मैं इस पेन आइकन पर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ समझ गया कहूंगा। मैं लोगो पर रिप्लेस पर क्लिक करूंगा और फिर मीडिया लाइब्रेरी खोलूंगा। मैं अपने लोगो को चुनूंगा जैसे मैंने पहले किया था, फिर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। फिर से फुटर मेनू विकल्पों तक पहुंचने के लिए हम बैक पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ फुटर मेनू पर क्लिक कर सकते हैं, या हम यहीं से भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास इन पेजों को इनलाइन में बदलने का विकल्प है जो अभी दिख रहा है, या स्टैक में भी कर सकते हैं। मुझे इनलाइन पसंद है और आप इसे अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पे क्लिक करते हैं और फिर हम कस्टमाइजर को बंद कर सकते हैं। और जब हम अपनी वेबसाइट से संतुष्ट हो जाएं तो हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट तेज हो जाएगी। यहाँ लोगों पे क्लिक करके चलिए वापस वर्डप्रेस पे चलते हैं। फिर चलिए प्लगइन्स में जाइए, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, लाइट स्पीड कैश सर्च करें, LITE टाइप करें, फिर इस प्लगइन को ढूंढें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसे यहाँ हमारे प्लगइन्स की सूची में देख सकते हैं। हम भविष्य में जब अपनी साइट पर काम करेंगे तो इसे निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करते समय एस्ट्रा थीम का उपयोग कैसे करें। अगर आपने अभी तक साथ नहीं दिया है तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल ऑफर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि ब्लू होस्ट होस्टिंग पर छूट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी नई साइट बनाने के लिए शुभकामनाएं।